दोस्तों, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या एटम बॉम्ब केवल युद्ध खत्म करने के लिए गिराए थे? दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर में सोमवार की सुबह थी। सुबह के 8:15 बजे थे और धूप निकल चुकी थी। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, बच्चे अपने स्कूलों को जा रहे थे और इस शहर की जनसंख्या उस समय करीब 4 लाख थी। दोस्तों, ठीक 8:15 बजे हिरोशिमा के ठीक ऊपर आसमान में एक अमेरिकी B-29 फाइटर प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। लड़ाकू विमान फिलीपींस के तीनयान द्वीप से उड़ा था और 6 घंटे की उड़ान के बाद हिरोशिमा पहुंचा था। जब यह प्लेन हिरोशिमा से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तभी इस फाइटर प्लेन से एटम बॉम्ब निकलकर जमीन की ओर चल पड़ा और लगभग 43 सेकेंड के बाद शहर से लगभग 585 मीटर ऊपर यह एटम बॉम्ब फट पड़ा। दोस्तों, इस एटम बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय और इसमें लगभग 64 किलो यूरेनियम भरा हुआ था। इस बॉम्ब को हिरोशिमा के सबसे व्यस्ततम पुल IOE पुल पर फटना था, परंतु हवा के तेज झोंकों ने इसे टारगेट से लगभग 240 मीटर दूर भटका दिया और यह बम फटा एक अस्पताल के ठीक ऊपर। बम के फटते ही 10 लाख डिग्री सेल्सियस की प्रचंड गर्मी निकली और 3 किलोमीटर व्यास के दायरे में तुरंत जो कुछ भी आया खत्म हो गया। खुद अमेरिकी जानकारों का मानना है कि मात्र 5 सेकंड के भीतर 80,000 लोग मारे गए। शहर में सेना का मुख्यालय तक नहीं बच पाया। यहां लगभग 20,000 सैनिक मारे गए। जो लोग और बच्चे बम फटने के समय हिरोशिमा के बीचों बीच थे, वे राख हो गए। जो बम के फटने से नहीं मरे थे, वे अंधे, बहरे या लूले लंगड़े हो गए। उनके कान, हाथ पैर या दूसरे अंग शरीर से टूटकर बिखर गए। इनके शरीर से त्वचा और मांस के झुलसे हुए लोथड़े लटक रहे थे। दोस्तों, खून भाप बनकर सूख चुका था। दोस्तों, विस्फोट से फैली आग और रेडिएशन से 11 वर्ग किलोमीटर तक का भयंकर नुकसान हुआ था। जो लोग इस भयंकर विस्फोट से बच गए, वो सालों तक रेडिएशन के इफेक्ट को झेलते रहे। दोस्तों, इस रेडिएशन की वजह से नदियों, तालाबों और झीलों का पानी लंबे समय के लिए रेडिएशन से प्रदूषित हो गया था। भूख प्यास के चलते जिसने भी किसी नदी या तालाब का पानी पिया या घास फूस खाया, उसके शरीर में रेडिएशन की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई। दोस्तों, यह दृश्य इतना विभत्स था, जिस किसी ने भी इसे देखा वह कभी भी दोबारा यह करने की सोच भी नहीं सकता था। परंतु अमेरिका ने इस विस्फोट के 3 दिन बाद 9 अगस्त को दोपहर के 11:02 पर जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फिर से एटॉमिक हमला किया। वहां फैट मैन नाम का दूसरा बॉम्ब गिरा दिया गया। दोस्तों, ये बॉम्ब यूरेनियम से भी खतरनाक प्लूटोनियम से बना हुआ था और इस विस्फोट के चलते लगभग 80,000 लोग मारे गए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जापान ने ऐसा क्या किया था कि अमेरिका ने उससे इतना विभत्स बदला लिया? क्या अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए ही एटम बॉम्ब्स जापान पर गिराए थे या फिर अमेरिका का मकसद कुछ और था? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या घटनाक्रम उस समय रहा था। दोस्तों, दुनिया में तानाशाही करने का सपना हिटलर ने देखा था और हिटलर के इस सपने में उसका साथ उसके परम मित्र जापान के राजवंश ने भी दिया। इनकी इसी महत्वाकांक्षा ने सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दिया। पोलैंड से शुरुआत के बाद हिटलर ने ताओ में आकर एक दिन सोवियत संघ यानी अब के रूस पर अटैक कर दिया। इधर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर धुआंधार बमबारी कर दी। अमेरिका बहुत ज्यादा बौखला उठा और युद्ध में कूद पड़ा। दोस्तों, शुरुआत में जापान और जर्मनी की और मिलीभगत काफी रंग लाई और उन्होंने काफी क्षेत्र को जीत लिया। जर्मनी का यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया और वहीं जापान का एशिया प्रशांत महासागर के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा हो गया। लेकिन 1942 में हवाई के पास जापानी सेना की पराजय और 1943 में स्टालिनग्राद में जर्मन सेना की हार के बाद किस्मत का चक्का 360 डिग्री उल्टा घूम गया। अगले 2 सालों में ही जर्मनी की हार तय हो गई और अपने 56वें जन्मदिन के 10 दिन बाद 29 अप्रैल 1945 की रात को हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली और इसके 1 हफ्ते बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, इस तरह यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन एशिया में युद्ध नहीं रुका था। जापान की कमर टूट चुकी थी, पर जापान झुकने को तैयार नहीं था। जापान को आत्मसमर्पण करने में अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो शांति वार्ता करने के पक्ष में था।
दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से सटे हुए पोट्सडम शहर में 17 जुलाई 1945 से 2 अगस्त 1945 तक एक शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के विजेता मित्र राष्ट्रों के द्वारा हिस्सा लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और रूस के तानाशाह योसेफ स्टालिन इसमें शामिल हुए थे। सम्मेलन से महज एक सप्ताह पहले 9 जुलाई 1945 को मॉस्को में जापानी राजदूत ने सोवियत विदेश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोतोव से मुलाकात की। अनुरोध किया कि पोट्सडम सम्मेलन के नेताओं से कहा जाए कि जापान उनके साथ शांति वार्ताएं चाहता है। यह अनुरोध जापानी सम्राट हिरोहितो की पहल पर हुआ था। यही नहीं, जापान ने एलम डेलेस नाम के एक अमेरिकी अधिकारी से भी संपर्क किया, जो बाद में CIA के निदेशक बने। यानी शिखर सम्मेलन से पहले शांति वार्ता की बात अमेरिका तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन जापान को नीचा दिखाने की जिद पर अड़े हुए थे। वे चाहते थे कि जापान बिना शर्त समर्पण कर दे। पोट्सडम सम्मेलन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, मतलब 16 जुलाई 1945 को ट्रूमैन के पास उनके अधिकारियों की तरफ से एक फोन आता है। बताया जाता है कि अमेरिका ने अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है। इससे ट्रूमैन का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि शिखर सम्मेलन में उन्होंने जापान को सीधी धमकी दे दी। दोस्तों, ट्रूमैन ने शिखर सम्मेलन में कहा, अमेरिका की पूरी सैन्य ताकत का एक ही मकसद है, जापानी सेना का पूर्ण विनाश और उसका पूर्ण विध्वंस। जापान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया जाएगा, उसके नेताओं को हटाकर तहस नहस कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी और युद्ध अपराधियों को दंडित किया जाएगा। जापान को 4 मुख्य द्वीपों तक सीमित करके उससे हर्जाना वसूल किया जाएगा। दोस्तों, जर्मनी से ही 25 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सेना प्रमुख को आदेश दिया था कि 3 अगस्त तक यूरेनियम बम को गिराने की तैयारी पूरी कर ली जाए। और जब यह आदेश आया, तब तक अमेरिकी वैज्ञानिक एक दूसरा बम फैटमैन भी तैयार कर चुके थे। हालांकि उसका परीक्षण अभी होना बाकी था। इसके बाद जापान के 4 शहरों की लिस्ट तैयार की गई। पहली सूची में हिरोशिमा के अलावा कोकुरा, क्योतो और निहिगाता के नाम शामिल थे, परंतु नागासाकी अमेरिका के निशाने पर नहीं था। लेकिन अमेरिका के तत्कालीन युद्ध मंत्री स्टिमसन के कहने पर जापान की पुरानी राजधानी क्योतो का नाम संभावित शहरों की लिस्ट से हटाकर उसकी जगह नागासाकी का नाम शामिल कर लिया गया, क्योंकि स्टिमन्स ने अपनी पत्नी के साथ क्योतो में कभी हनीमून मनाया था और वो नहीं चाहते थे कि जहां उन्होंने हनीमून मनाया वह शहर निस्त नाबूद हो जाए। दोस्तों, अमेरिकी सेना में उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बमों को गिराए जाने का विरोध कर रहे थे, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का कहना था कि उन्होंने $2 अरब लगाकर इन बमों का विकास केवल शोपीस में रखने के लिए नहीं किया है। और उनके द्वारा बार बार यही तर्क दिया जाता था कि इन बमों के मार से जापान जल्द ही आत्मसमर्पण कर देगा। दोस्तों, जुलाई 1945 में जापानियों ने ओकिनावा की लड़ाई में 12,500 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और तब तक पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में करीब 70,000 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके थे। और यही वजह थी कि अमेरिका के ज्यादातर अफसर अपने राष्ट्रपति की बात से सहमत थे। आखिरकार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है और ये बम गिरने के 2 दिन बाद ही 8 अगस्त 1945 को रूस ने जापान के अधिकार वाले मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और इसके ठीक अगले दिन 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया और इसके कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, इन दोनों बमों को गिराने को लेकर अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह तर्क दिए कि अगर अमेरिका इन 2 बमों को जापान के ऊपर नहीं गिराता तो जापान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिका ने कभी भी पूरा सच नहीं लेकर गारंटी चाहता था, इसलिए वो पहला बम गिराने के बाद भी इस उम्मीद में रहा कि रूस मध्यस्थता कर अमेरिका को मना लेगा। लेकिन 8 अगस्त को जब रूस ने ही उस पर आक्रमण कर दिया तो उसकी आस टूट गई। इतिहासकार सुयोशी हेसेगेवा की माने तो पहला बम गिरने के बाद रूस ने इसलिए जापान पर अटैक किया क्योंकि वो अमेरिका से पहले जापान का अपने सामने समर्पण चाहता था। उधर रूस के जापान पर हमले से अमेरिका को डर लगने लगा था। उसे लगा कहीं ऐसा न हो कि रूस के सामने जापान घुटने टेक दे और वो अपने प्लूटोनियम बम फैटमैन का जापान में परीक्षण ही न कर पाए।
इस कारण उसने नागासाकी में बम गिराने की तारीख 13 के बदले 9 अगस्त कर दी। उसे एक डर यह भी था कि अगर जर्मनी की तरह ही कहीं जापानी जमीन पर भी रूसी सैनिकों ने अपना पहला झंडा फहरा दिया, तब हो सकता है कि जापान उसके हाथ से पूरी तरह से फिसल जाए। यानी अमेरिका ने लाखों निर्दोष लोगों की जान केवल अपने बम के परीक्षण और रूस से एक रेस जीतने के लिए ले ली। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।